हेलो एवरीवन, पटवार का सेशन चल रहा था और ह्यूमन बॉडी है वो टॉपिक था। ह्यूमन बॉडी है वो उसमें लास्ट का टॉपिक था ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। मानव शरीर जो चैप्टर था, जो सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है मानव शरीर, और इसमें सिस्टम कर रहे थे और लास्ट का एक सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा था। क्राइटेरिया देख लिया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिस प्रकार से मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बताया था कि जो गैमिट होता है मेल गैमिट है, मेल गैमिट को स्पर्म कहा था, मेल गैमिट को स्पर्म कहा था, उसी प्रकार से फीमेल गैमिट को ओवम कहा जाता है। ओवम कहा जाता है, अंड कहा जाता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि जो फीमेल गैमिट है, अंड है, अंड या जो ओवम है जिसको एग भी बोल सकते हो, उस अंड का या जनन कोशिका, जिसे जनन कोशिका भी कहते हैं, तो उस जनन कोशिका या अंड का या फीमेल गैमिट का मादा युग्मक का, आप कुछ भी बोल सकते हो इनमें से, इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण कहाँ होता है? तो मादा युग्मक का निर्माण है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मादा जनन कोशिका, कौन सी कोशिका? मादा जनन कोशिका या अंड का या ओम का या एग का या मादा युग्मक का निर्माण है वो कहाँ पर होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो निर्माण है वो आपका होता है अंडाशय में। ऑप्शन में दे दिया जाता है गर्भाशय, हाँ, फेलोपियन ट्यूब, अंडाशय। अंडाशय को कहा जाता है ओवरी। मैं आपको पहले एक मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक सिंपल सा यही होता है कि इस प्रकार से यूट्रस होता है। इस प्रकार से ऐसे नीचे की ओर तिकोना होता है, ऊपर की ओर थोड़ा चौड़ा होता है, ऐसे। ये फेलोपियन ट्यूब होती है और ये आपकी यहाँ से कुछ प्रोजेक्शन ऐसे निकले हुए होते हैं, यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं जो को एग को एक्सेप्ट करने में, ग्रहण करने में सहायक रोल प्ले करते हैं। और ये यहाँ पे आपका ओवरी होता है और यहाँ पे नीचे की ओर ये वेजाइना और सर्विक्स वाला ये पार्ट हो गया। ओके, इस प्रकार से ये यूट्रस होता है ना, ऐसे है ना। तो सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। मादा जनन तंत्र का ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसमें ये वाला पार्ट है, इसको कहा जाता है ओवेरी। ओवेरी को हिंदी में कहते हैं अंडाशय। ये वाला पार्ट है, इसको कहा जाता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब। ओके, और ये वाला पार्ट है, ये है यूटेरस। यूटेरस, यूटेरस को हिंदी में कहा जाता है गर्भाशय। गर्भाशय। और ये वाला पार्ट है, ये है सर्विक्स, और ये वाला पार्ट है, ये है वेजाइना। वेजाइना। तो मादा जनन तंत्र में दो तो होती है अंडवाहिनी, ध्यान दीजिएगा। अंडवाहिनी कितनी होती है? फेलोपियन ट्यूब कितनी होती है? फेलोपियन ट्यूब है वो आपकी 2 होती है।
2 फेलोपियन ट्यूब होती है। ओवरी कितनी है? ओवरी आपकी 2 होती है, 1 और 2। गर्भाशय 1 होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है। मादा जनन तंत्र में क्या क्या सम्मिलित होता है? जिस प्रकार से मैंने आपको नर जनन तंत्र में बताया था कि क्या क्या सम्मिलित होता है, उसी प्रकार से जैसे कि नर जनन तंत्र में आपका वो टेस्टिस सम्मिलित होता है, शुक्राशय सम्मिलित होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सम्मिलित होता है, पेनिस सम्मिलित होता है। ये सारे के सारे मिलकर नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, ये सारे मिलकर मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब जो मैंने बताया था, मादा गैमीट है, फीमेल गैमीट है, जिसे ओवम कहा जाता है, उसका निर्माण यहाँ पे ओवरी में होता है। लड़की का जब जन्म होता है तो जन्म के समय ही, ध्यान दीजिएगा, जन्म के समय ही दोनों ओवरी में हजारों की संख्या में इमेच्योर अंड होते हैं। मैंने शब्द बोला है अपरिपक्व, इमेच्योर अंड होते हैं। कब? जब लड़की का जन्म होता है उसी टाइम पर, जब वो माता के गर्भाशय में होती है उसी टाइम पर वो सेल्स डिवाइड होकर और स्पेसिफिक होकर वो उसका निर्माण कर लेती है। तो लड़की के जन्म के समय ही दोनों अंडाशय में, दोनों ओवरी में हजारों की संख्या में इमेच्योर अंड होते हैं। जब यौवनारंभ आता है, यौवनारंभ जब 12 से 13 साल की उम्र में लगभग, तो यौवनारंभ के टाइम पर क्या होता है कि जब दोनों अंड है उनमें से प्रत्येक माह एक अंड मैच्योर होने लग जाता है। पहले लड़की के जन्म के टाइम पर इमेच्योर अंड होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं। यौवनारंभ जब आता है तो उस टाइम पे जो अंड है वो परिपक्व होने लगते हैं, उससे पहले नहीं। प्रत्येक माह में, हर माह में, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक माह में एक ओवरी से केवल एक अंड परिपक्व होता है। हजारों की संख्या में मैंने बताए थे। यौवनारंभ के बाद में एक माह में एक ओवरी से, दोनों से नहीं, एक ओवरी से केवल एक अंडा मैच्योर होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, फरवरी का मंथ चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं, फरवरी के महीने में आपके मान लीजिए इस ओवरी से अंड है वो मैच्योर हो रहा है। नेक्स्ट मार्च का महीना आएगा तो आपके इस ओवरी से अंड है वो मैच्योर होगा। अप्रैल के महीने में इससे, मई के महीने में इससे, इस प्रकार से ये अल्टरनेट चलता रहता है। दोनों से एक साथ वो अंड है वो परिपक्व या मैच्योर नहीं होते हैं। अंड कोशिका है, अंड कोशिका या ओवम है, ओवम का गर्भाशय तक पहुंचना किसके माध्यम से होता है? ओवरी का निर्माण यहाँ पे, ओवरी यहाँ पे ओवरी है, ओवरी में अंड का, ओवम का निर्माण हुआ। ओके, ओवम का निर्माण इस ओवरी के अंदर हुआ। अब ये आगे यहाँ से ग्रहण कर लिया जाएगा इस फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से और आगे फर्टिलाइज्ड होकर यहाँ पे गर्भाशय में ये पहुँच जाएगा। तो ओवम जब गर्भाशय में पहुँचता है तो माध्यम का कार्य करता है आपका फैलोपियन ट्यूब। गर्भाशय का जो निर्माण है वो किन से मिलकर बना हुआ होता है कि दो फैलोपियन ट्यूब हैं, वो आपकी संकरी नली होती हैं। दो फैलोपियन ट्यूब मिलकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। गर्भाशय है, यूटेरस है, यूटेरस आगे किस में खुलता है? यूटेरस आगे खुलता है सर्विक्स में, और सर्विक्स आप खुलता है वेजाइना में। सर्विक्स खुलता है वेजाइना में, जिसको योनि कहा जाता है। यूटेरस आगे खुलता है सर्विक्स में, सर्विक्स आगे खुलता है वेजाइना में। अब जब कोपुलेशन होता है तो कोपुलेशन के टाइम पर क्या है
जब मैथुन की क्रिया होती है जिसे कोपुलेशन कहा जाता है, कोपुलेशन, तो कोपुलेशन के टाइम पर जो स्पर्म होते हैं, मेल गैमिट मैंने बताए थे स्पर्म, वो स्पर्म जो मादा की वेजाइना है यहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं। मादा की फीमेल की जो वेजाइना है यहाँ पे स्पर्म छोड़ दिए जाते हैं। देन वो स्पर्म आपके सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में जाके आपके फेलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। वो स्पर्म है वेजाइना में छोड़ दिए जाते हैं, सर्विक्स से होते हुए यूट्रस से जाते हुए आपके फेलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। निश्चित पीरियड होता है, उसमें जो आपका यहाँ पे अंड है वो मेच्योर हो चुका होता है, वो फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो मैं अब बता रही हूँ कि निषेचन कहाँ होता है, ये जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पेपर हुआ था बायोलॉजी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था, सिंपल सा क्वेश्चन कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होता है। तो फर्टिलाइजेशन है वो यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पे होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब है निषेचन, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। तो जो स्पर्म छोड़े जाते हैं वो फेलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं, और फेलोपियन ट्यूब जो अंडवाहिनी होती है उसमें अंडा है वो पहले से मौजूद होता है, और अंडा पहले से मौजूद होता है और वहाँ पे स्पर्म मिलता है और फर्टिलाइज्ड हो जाता है। कौन? एग। एग है, ओवम है, वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, फर्टिलाइज्ड यानी निषेचित हो जाता है। तो पूछ लिया जाए कि मैमल्स में या स्तनधारियों में या मानव में जो निषेचन की प्रक्रिया है वो कहाँ पर संपन्न होती है? गर्भाशय में होती है, ओवरी में होती है, अंडवाहिनी में होती है, वेजाइना में होती है। तो जो निषेचन की प्रक्रिया है वो अंडवाहिनी में संपन्न होती है। ये एक कॉमन क्वेश्चन बनता है। अंडवाहिनी में संपन्न होने के बाद में जो ओवम है, ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया। आप ओवम है या एग है वो फर्टिलाइज्ड हो गया। ओवम फर्टिलाइज्ड होने के बाद में क्या कहलाता है? वो कहलाता है जाइगोट। जाइगोट को हिंदी में कहते हैं युग्मनज। युग्मनज। फर्टिलाइज्ड निषेचित अंडे को युग्मनज कहा जाता है। निषेचित अंडे को जाइगोट कहा जाता है। यहाँ पे निषेचित अंडा है, फर्टिलाइज्ड एग है, वो धीरे धीरे एक पीरियड में यहाँ पे जो गर्भाशय है वहाँ पे स्थापित हो जाएगा, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। यहाँ पे गर्भाशय में वो निषेचित अंडा है वो स्थापित हो जाता है। अब जो अब माँ का शरीर होता है, माँ का जो शरीर है वो भ्रूण को, एम्ब्रियो को ग्रहण करने के लिए और उसे पोषण देने के लिए उसे अनुकूल होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। अतः गर्भाशय क्या काम करता है? गर्भाशय काम करता है प्रत्येक माह, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक माह गर्भाशय एम्ब्रियो को कहा जाता है भ्रूण। एम्ब्रियो को कहा जाता है भ्रूण, क्योंकि ये जो जाइगोट है यहाँ पे स्थापित हो गया, युग्मनज यहाँ स्थापित हो गया, तो ये आगे विभाजित होगा, विभाजित होकर बहुत सारी कोशिकाएं बनाएगा। जैसे कि ये एक अंडा है, ये फर्टिलाइज्ड हुआ है ना, स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो गया, फिर ये पहले 2 कोशिकाएं बनाएगा, 2 से बाद में 4 बनेंगी, 4 से फिर 8 बनेंगी, इस प्रकार से आगे विभाजित होंगी, 8 कोशिकाएं बनेंगी। इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं बनाकर क्या होगा? एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा। तो जो गर्भाशय है वो प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने के लिए और उसे पोषण देने की तैयारी करता है। भ्रूण को ग्रहण करने के लिए पोषण देने की तैयारी करता है। अब जो भ्रूण को, एम्ब्रियो को पोषण है, भ्रूण को जो पोषण है वो कहाँ से मिलता है? एम्ब्रियो यहाँ पे स्थापित हो गया, तो अब एम्ब्रियो को पोषण है, न्यूट्रिशन, पोषण को कहा जाता है इंग्लिश में न्यूट्रिशन। तो पोषण कहाँ से मिलेगा एम्ब्रियो को? तो जो माता का ब्लड है, फीमेल या माता का जो ब्लड है
उस ब्लड से एम्ब्रियो को पोषण प्राप्त होता है। ब्लड से एम्ब्रियो को पोषण किसी को स्ट्रक्चर की मदद से प्राप्त होता होगा, तो इसलिए उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा 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 एक संरचना होती है, तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर होती है, जो क्या काम करती है, वो भ्रूण को पोषण देने का काम करती है। प्लेसेंटा एक तस्तरी नुमा संरचना होती है जो कि भ्रूण के एम्ब्रियो के ऊतकों से और माता के गर्भाशय के ऊतकों से मिलकर बनी हुई होती है और भ्रूण को एम्ब्रियो को पोषण देने का काम करती है। एम्ब्रियो को कैसा पोषण, किस प्रकार का, जैसे कि एम्ब्रियो भ्रूण है, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको ग्लूकोज भी चाहिए, उसको अनेक प्रकार के विटामिन या बहुत सारे जो एक मनुष्य को ज़रूरत होते हैं उसको भी ज़रूरत होते हैं। तो वो सारे के सारे ग्लूकोज हैं, विटामिन्स हैं, जो भी और पदार्थ हैं, वो माता के रक्त से उस प्लेसेंटा के माध्यम से एम्ब्रियो तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में एम्ब्रियो में जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे, उन अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालना होता है। इसमें विभिन्न प्रोजेक्शन होते हैं जो विभिन्न दोनों टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। तो उनके माध्यम से जो एम्ब्रियो में अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं उनको उनसे बाहर निकालना होता है, तो वो प्लेसेंटा ही काम करता है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का, अपशिष्ट पदार्थ बाहर कहाँ निकलते हैं, भ्रूण से, वो माता का रक्त है, ब्लड है, उसमें वो मिल जाते हैं। तो वो फिर देन माता में ये सारी जो प्रोसेस होती है किडनी के थ्रू वो हो जाती है। तो जो प्लेसेंटा है वो एम्ब्रियो को पोषण देने का भी काम करता है, न्यूट्रिशन देने का भी काम करता है और एम्ब्रियो से अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का भी काम करता है। कौन? प्लेसेंटा। माँ का माँ में जो भ्रूण है वो कितनी माह में विकसित होता है? माँ के गर्भ में भ्रूण को विकसित होने में जो टाइम लगता है वो 9 माह का टाइम लगता है। कभी कभी दिन भी पूछ लिया जाता है, मेरे को एग्जाम का नाम नहीं याद आ रहा, उसमें दिन पूछे थे, तो आप काउंट कर लीजिए। 9 को 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो लगभग 270 से 280 दिन के समथिंग, 270 से 280 दिन के समथिंग टाइम लगता है एक भ्रूण को विकसित होने में माँ के गर्भ में। और जो गर्भाशय है, गर्भाशय की भित्तियाँ हैं, जो वाल है, उसमें लयबद्ध संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके द्वारा शिशु का वो जन्म होता है। और जो ये जो ओवरी है, इससे विभिन्न हार्मोन है वो स्रावित किए जाते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, 2 हार्मोन होते हैं। जिस प्रकार से मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि नर के लिए जिम्मेदार होता है, उसी प्रकार से मादा में 2 हार्मोन होते हैं। एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, और एक आपका होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को एस्ट्रोजन ही कहते हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये 2 हार्मोन होते हैं। कहाँ से सीक्रेट होते हैं? ये माता की जो ओवरी है, अंडा से है, वहाँ से ये सीक्रेट किए जाते हैं। इस प्रकार से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कंप्लीट हो चुका है। और कुछ जो थोड़ा बहुत इसके आगे है वो कल कंप्लीट कर लेंगे बच्चा। और इस प्रकार से ह्यूमन बॉडी है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे क्या टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।